हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इच1 टीच1 में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बलिदान कहानी पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान गिरधारी किसान की कहानी है, जो तत्कालीन ग्रामीण समाज में व्याप्त जमींदारी प्रथा का शिकार बन जाता है। सबसे पहले हम इसके पात्र परिचय को जान लें। हरखू नामक पात्र है जो शक्कर का व्यापारी बाद में किसान बन गया। गिरधारी हरखू का बेटा है। ये जमींदारों द्वारा शोषण का शिकार हो जाता है। सुभागी गिरधारी की पत्नी है। यह बहुत ही आक्रामक स्वभाव वाली स्त्री है। मंगल सिंह मौजे बेला का ठाकुर है, जो अब पुलिस कांस्टेबल है। कालिका दिन थानेदार साहब का मित्र है, गांव का मुखिया भी है। ओंकारनाथ गांव का लालची जमींदार, जिसका खेत हरखू जोतता था। तुलसी गांव का चालाक बनिया, जिसने गिरधारी को उधार दिया था। आइए अब हम हरखू का परिचय देखते हैं। हरखचंद्र कुर्मी अर्थात हरखू का 20 साल पहले शक्कर का कारोबार था। यह कारोबार खूब फैला हुआ था। विदेशी शक्कर के आ जाने से कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कोई अगर गृह उद्योग हो, ग्रामीण उद्योग हो, अगर वहाँ पे कहीं बाहर से सामान आयात होने लगे तो हमारा बना बनाया मार्केट धीमा पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। वही हाल हरखू के साथ होता है। धीरे धीरे करके कारखाना, जमीन और ग्राहक सभी समाप्त हो जाते हैं। हरखचंद्र जो कि पहले ठाठ से जिया करता था, आज हरखू बनकर सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। हरखू जमींदार ओंकार के खेत को जोतता है। अब उसके पास केवल 5 बीघा जमीन, 2 बैल और 1 हल बचा है। हरखू की बीमारी और उसकी मृत्यु। हरखू पहले बीमार होने पर बिना दवाई खाए ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा बीमार पड़ा कि खाट से उठ ही नहीं पाया। हरखू का बेटा गिरधारी उसे घरेलू औषधियाँ जैसे नीम की सीकें, गुर्ज का शत, गधपुराना की जड़ देकर उपचार करता रहा, परंतु इन औषधियों का हरखू को कोई फायदा न हुआ। हरखू से मिलने आए मंगल सिंह व कालिका दिन ने उसे घरेलू इलाज की अपेक्षा अंग्रेजी दवाई खाने की सलाह दी, लेकिन किसी ने भी दवा का इंतजाम नहीं किया। हरखू जब उनसे दवा मांगता तो वह लोग बच कर निकल जाते। हरखू को महसूस हो गया था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। 5 महीने तक कष्ट भोगने के बाद 70 वर्षीय हरखू ठीक होली के दिन इस संसार से विदा हो गया। गिरधारी द्वारा नजराना न देने पर उसके खेतों का छिन जाना। गिरधारी ने पिता हरखू की मृत्यु हो जाने पर उसका क्रियाकर्म बड़े धूमधाम से किया, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाती है। हमारे समाज में ये चीज़ें प्रचलित हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्रियाकर्म अच्छे से करने पर उस आदमी को ऊपर जाकर, ईश्वर के पास जाकर कोई कष्ट नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। इसी आडंबर को निभाते हुए उसकी स्थिति अत्यंत ही खराब हो जाती है। हरखू के मरने के बाद सभी गांव वाले की नज़र हरखू के उपजाऊ खेत पर थी, जिसमें साल भर में 3-3 फसलें पैदा होती थीं। गांव के लोगों द्वारा लालच दिए जाने पर लाला ओंकारनाथ गिरधारी से खेतों की जुताई के बदले 100 रुपये नजराने की मांग करता है, जो कि गिरधारी के लिए चुका पाना एक असंभव कार्य था। लाला ओंकारनाथ गिरधारी द्वारा नजराना न दिए जाने पर उन खेतों को कालिका दिन को दे देता है।
कालिका दिन वही जो थानेदार साहब का मित्र है और गांव का मुखिया भी है, उसको खेत मिल जाता है। इस प्रकार गिरधारी से उसके जीवन का एकमात्र सहारा अर्थात वह खेत भी उससे छिन जाता है। गिरधारी की पत्नी का, जिसका नाम सुभागी है, उसका स्वभाव बहुत ही उग्र है। सुभागी गिरधारी की पत्नी थी जो उग्र स्वभाव की थी। कालिका दिन द्वारा अपने खेतों के छिन जाने पर गिरधारी बिलख बिलख कर रोने लगता है, किंतु सुभागी चुप होकर रोने वालों में से नहीं थी। उसमें कालिका दिन के प्रति क्रोध की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह कालिका दिन के घर जाकर उसकी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाती है। सुभागी जानती थी कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, किंतु फिर भी उसने ऐसा करके अपने क्रोध को शांत किया। इससे पता चलता है कि सुभागी अपने साथ होते अन्याय के प्रति आवाज उठाना जानती है। खेतों के छिन जाने के पश्चात गिरधारी व्याकुल हो उठता है। उसकी इस व्याकुलता का कारण दूसरे के खेतों में मजदूरी करना था, जिसे वह उचित नहीं मानता था। वह दूसरों की मजदूरी करने की अपेक्षा मर जाना उचित समझता था। इसके साथ ही उसकी दृष्टि में खेतों का होना ही मान प्रतिष्ठा का होना था। खेतों के छिन जाने के बाद वह स्वयं ही अपनी दृष्टि में गिर जाता है। वह सोचता है, जब तक उसके पास खेत थे सभी लोग उसका मुंह देखते थे और वह भी स्वयं अपनी बात स्पष्ट रूप से गांव वालों के सामने प्रस्तुत कर सकता था, लेकिन अब वह स्वयं इस प्रकार के हक से वंचित समझने लगता है अपने आप को। यही सोचकर उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब किसान हल जुए आदि लेकर अपने खेतों की ओर बढ़ने लगे तो लोगों में खेती करने का उत्साह देखते हुए गिरधारी भी अपने आप को नहीं रोक सका और दौड़कर बढ़ई के पास जाकर बोला, रज्जू भैया, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। यह सुनकर रज्जू ने उसकी ओर बड़ी करुणा भरी दृष्टि से देखा। तब गिरधारी को होश आ गया, अर्थात उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया। अतः वह गांव में फैले हर्षोल्लास में स्वयं को न जोड़ सका और एक जल बिन मछली की भांति तड़पता रहा। गिरधारी द्वारा बैलों का बेचा जाना, कालिका दिन द्वारा खेत छीन लिए जाने पर गिरधारी अत्यंत ही दुखी था। दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते एक दिन मंगल सिंह गिरधारी से बैलों को बेचने की बात कहता है। तभी तुलसी बनिया भी गिरधारी से उधार दिए पैसों की मांग करने लगता है। अवसर का लाभ उठाकर मंगल सिंह गिरधारी से उसके 80 रुपए के बैल सिर्फ 60 रुपए में खरीद लेता है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ये दिखाना चाहते हैं कि यदि विपत्ति आती है तो लोग उस समय अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकते हैं। गिरधारी का गायब हो जाना, खेतों के छिन जाने के बाद और बैलों के बिक जाने के बाद गिरधारी बहुत ही परेशान रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब पेट भरने का इंतजाम कैसे होगा। क्या उसे किसी के यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी? वो अपने आप से प्रश्न करता है। उसका हृदय दुख और मान मर्यादा की चिंता से बहुत ही व्याकुल हो रहा था। बैलों के बिक जाने पर उसने रात का खाना भी नहीं खाया। अगले दिन गिरधारी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। लोगों ने उसे पूरे दिन ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। ग्रामवासियों द्वारा गिरधारी को प्रेतात्मा माना जाना, गिरधारी के कहीं पर भी न मिलने पर सुभागी अर्थात उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। अंधेरा होने पर अचानक उसे ऐसा लगा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी द्वारा उसके पास जाने पर वह न जाने कहाँ गायब हो गया। अगले दिन जब कालिका दिन सुबह अंधेरे खेतों में हल लगा रहे थे तो उन्हें लगा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। कालिका दिन भी जब उसके पास पहुंचे तो वह गायब हो गया। सारे गांव में गिरधारी के भूत बन जाने की अफवाह फैल गई। कालिका दिन की
गिरधारी के खेतों में जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज भी गिरधारी की प्रेतात्मा खेत की मेड़ पर बैठी दिखाई देती है और कभी कभी उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। गिरधारी के बेटे की नौकरी के कारण घर की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। गिरधारी के गायब होने के बाद उसका बड़ा लड़का ईंट के भट्ठे पर काम करने लगता है और 20 रुपये महीने कमाता है। अब वह कमीज और जूता पहनता है, घर में दोनों वक्त खाना बनता है, जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। इस तरह गिरधारी के घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका है, परंतु गांव में उसके बेटे का कोई आदर सम्मान नहीं है, क्योंकि गिरधारी का बेटा अब किसान नहीं, एक मजदूर है। सुभागी भी छिपी छिपी फिरती है और अब वह भी पंचायत में नहीं बैठ सकती, हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि अब उसका बेटा किसान नहीं, एक मजदूर है। यह कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस कहानी का कथानक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ मेरा पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।